तो आइए सबसे पहले समझते हैं कृषि क्या होती है, कृषि की डेफिनेशन क्या होती है। कृषि की परिभाषा: फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुपालन संबंधी सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? कृषि कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कृषि कहलाती हैं। एक बार वो देखते हैं। फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुपालन संबंधी सभी क्रियाएं कृषि कहलाती हैं। एक लाइन में हम कह सकते हैं कि फसलों को उगाना और पशुपालन करना दोनों को सम्मिलित रूप से कृषि कहा जाता है। हम इसमें ये नहीं कह सकते कि फसलों को उगाना है, फसलों का उत्पादन करना ही कृषि है। जब तक हम उसमें पशुपालन शब्द को नहीं जोड़ेंगे तब तक कृषि की परिभाषा अधूरी रहेगी। आगे देखते हैं भारत में कृषि पैटर्न। तो भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार का कृषि पैटर्न पाया जाता है। कौन कौन सा? खरीफ, रबी और जायद। तो हम पहले देखते हैं खरीफ। खरीफ फसलों का जो उत्पादन होता है उस समय भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और उस समय ग्रीष्मकाल का समय होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून और ग्रीष्मकाल के दौरान या ग्रीष्म मानसून के दौरान खरीफ फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि खरीफ फसलों का उत्पादन कब किया जाता है? 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो हमें इसमें 3 पॉइंटों को बताना पड़ेगा कि दक्षिण पश्चिम या ग्रीष्म मानसून के दौरान। अगर मंथ पूछा जाए तो जुलाई से अक्टूबर तक का मौसम होता है खरीफ की फसलों के उत्पादन के लिए। और खरीफ की फसलों में मुख्य रूप से क्या क्या आता है? चावल, कपास, मक्का, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और जूट। तो खरीफ की फसलों के लिए हमें 3 पॉइंटों को दिमाग में रखना है। पहला पॉइंट हमें रखना है दक्षिण पश्चिम मानसून या ग्रीष्म मानसून भी कह सकते हैं। मंथ पूछा जाए तो जुलाई से अक्टूबर तक। और फसल पूछी जाए तो चावल, कपास, मक्का, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और जूट। तो ये सब खरीफ के अंतर्गत आएंगे, खरीफ कृषि पैटर्न के अंतर्गत आएंगे। अब देखते हैं रबी। तो रबी जो समय होता है वो होता है उत्तर पूर्व में मानसून की वापसी के दौरान। अगर मंथ पूछा जाए तो अक्टूबर से मार्च तक का मौसम। और फसलें पूछी जाए तो गेहूँ, जौ, जई, सरसों आदि रबी की फसलें हैं। जायद देखते हैं। जायद इसका टाइम पीरियड क्या होगा? मार्च और जून के बीच फसल का मौसम है। तरबूज और चावल, ककड़ी, खीरा, ये सब जायद फसलें या जायद के दौरान उगाई जाती हैं। जायद फसलों के अंतर्गत ये उगाई जाती हैं। तो मुख्यतः 3 पैटर्न हैं किसके? भारत में कृषि पैटर्न के। पहला पैटर्न क्या है? खरीफ, दूसरा है रबी और तीसरा है जायद। तो आइए आगे देखते हैं। अब हमें देखना है भारतीय कृषि का इतिहास। भारत में कृषि का इतिहास क्या रहा है? तो इसमें भारतीय कृषि का इतिहास हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही देखने को मिल जाता है। यहाँ हमें खेती के प्रमाण मिले हैं। मेहर में मेहरगढ़, धौलावीरा आदि जगह हमें सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि के प्रमाण देखने को मिले हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कृषि के साक्ष्य में देखने को मिले हैं। अब जैसे जैसे समय बीता, शासक बदले, नए नगर बसे, तो भारत में खेती का महत्व भी बढ़ा और खेती में नए आइडियाज़ और नए प्रकार से खेती की जाने लगी। लेकिन जब खेती या कृषि में सबसे ज़्यादा परिवर्तन तब देखने को मिला जब भारत में अंग्रेज़ों का आगमन होना स्टार्ट हो गया। उन्होंने भारत में कृषि की को एक व्यापार की दिशा दी। अंग्रेज़ों के आगमन से पहले कृषि मुख्यतः परंपरावादी कृषि की तरीके से की जाती थी। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद कृषि में काफ़ी चेंजेस हुए। जैसे भूमि में पहले निजी स्वामित्व की प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद कृषि में निजी स्वामित्व का प्रचलन हमें देखने को मिला। सामूहिक खेती हमें गाँव में देखने को मिलती थी। अब इसमें भी हमें परिवर्तन देखने को मिला। अकबर के शासनकाल के दौरान टोडरमल द्वारा उचित भूमि राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की गई।
उचित भूमि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था? पहले भूमि को मापा जाता था, इसकी गुणवत्ता को अनुसार इसे वर्गीकृत किया जाता था और फिर इस पे राजस्व तय होता था, टैक्स तय किया जाता था। तो अकबर के शासनकाल के दौरान भूमि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत हमें 3 बातें याद रखना है। इसमें पहले भूमि को मापा जाता था, फिर भूमि गुणवत्ता को देखा जाता था, फिर इसके आधार पर राजस्व तय होता था कि यहाँ से हमें कितना टैक्स वसूलना है इस कृषि से या इस भूमि से। जब सत्ता अंग्रेज़ों के हाथों में आई तो भूमि के मालिकाना हक के पैटर्न में भी हमें बदलाव देखने को मिला। तो भारतीय कृषि इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत करना है, हमें अंग्रेज़ों के काल तक इसे ले जाना है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय कृषि के इतिहास को समझाइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हमें थोड़ा बहुत वर्णन करना है, फिर हमें अपने भारतीय शासकों जैसे अकबर आदि के बारे में हमें इसके बारे में बताना है कि उन्होंने कृषि में क्या परिवर्तन किए, और फिर हमें अंग्रेज़ों के समय के दौरान आ जाना है। और अंग्रेज़ों के समय के दौरान और ज़्यादा इसमें हमें बताना है तो हम बता सकते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी आदि व्यवस्थाओं का हम इसके अंतर्गत वर्णन कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं आज़ादी के बाद कृषि के सुधार के लिए कौन कौन से बड़े कदम उठाए गए। सबसे बड़ा कदम उठाया गया, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, जिससे किसानों का शोषण होने से बचा, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरी। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद भूमि सीमा अधिनियम बनाना, ये भी आज़ादी के बाद कृषि सुधारों में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या? भूमि सीमा अधिनियम बनाना, भूदान सर्वोदय आंदोलन को प्रोत्साहित करना, भू राजस्व उगाही के लिए उपयुक्त तर्कसंगत व्यवस्था तैयार करना। इसके अलावा खाद्यान्न उत्पादन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना, इसके अंदर हरित क्रांति वगैरह को स्टार्ट किया गया। और कृषि में सिंचाई व्यवस्था को और ज़्यादा सुचारू रूप से सशक्त बनाया गया, जिससे परंपरावादी खेती में किसान मुख्य रूप से मानसूनी वर्षा पर डिपेंड रहते थे, जिससे उनके उत्पादन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव